हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल शांडिल एमएस। आज जो टॉपिक ले रहे हैं वो 12th क्लास का जो 8th चैप्टर है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव या अवकलज के अनुप्रयोग। ठीक है, मैंने 7th चैप्टर में जो 7.6 एक्सरसाइज है वो मैंने ड्रॉप किया है, जिसमें रोल थ्योरम और लैग्रांज थ्योरम है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी जो नेक्स्ट चैप्टर उसमें लेते हैं क्या है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, मतलब राशियों की परिवर्तन की दर। इसको हम किस तरीके से समझेंगे, देखिए कि सपोज कोई मैंने क्वांटिटी ले ली, कोई एक राशि ले ली जिसको हमने एस से डिनोट किया है, एस से व्यक्त किया है। एस कोई माना एस एक राशि है, ठीक है। और कोई भी ये कोई जो क्वांटिटी एस है वो टी समय के साथ, मतलब जो भी टाइम है टी, उसके साथ साथ जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ये जो क्वांटिटी एस है ये भी क्या हो रही है, चेंज होती जा रही है। तो क्या लिखा मैंने, जो समय टी के साथ परिवर्तित होती जा रही है, ठीक है। अब सपोज टी में, कोई टी में जो बिल्कुल स्मॉलेस्ट चेंज क्या हुआ उसको हम डेल टी से डिनोट कर रहे हैं। अगर टी में परिवर्तन जो चेंज हुआ वो क्या हुआ, डेल टी हुआ, तो एस जो क्वांटिटी एस है उसमें भी क्या परिवर्तन जो होगा, चेंज होगा, किस फॉर्म में होगा, डेल एस की फॉर्म में होगा, ठीक है। दोनों कंडीशन से अगर हम एवरेज चेंज ऑफ रेट निकालें, एवरेज चेंज ऑफ रेट निकाल रहे हैं, औसत परिवर्तन की दर, तो उसको हम किस तरीके से डिनोट करेंगे, डेल एस अपॉन डेल टी। औसत दूरी कैसे निकालते हो, औसत दूरी मतलब टोटल जितनी भी डिस्टेंस है उनको काउंट करते हो और उसको अपॉन में क्या लिखते हो, टोटल टाइम लिखते हो। उसी तरीके से हम अगर एवरेज चेंज ऑफ रेट निकालते हैं तो क्या लिखेंगे हम, डेल एस अपॉन डेल टी। और टी टाइम में जो स्मॉलेस्ट चेंज हुआ उसको हम किस तरीके से डिनोट करेंगे, डेल लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 डेल एस अपॉन डेल टी, इसको हम क्या डिनोट करते हैं, डी एस अपॉन डी टी में। ये फिजिक्स थोड़ा सा आप लोगों को ये फिजिक्स का ही पोर्शन है एक तरह से, ठीक है। अब एक चीज और कि अगर कोई v और कोई r, दोनों t के अगर कोई फंक्शन होता है dv अपॉन dt, किस तरीके से निकालेंगे कि dv अपॉन dr और dr अपॉन dt। इस तरीके से ये सिंपल से दो फॉर्मूले हैं। इन दोनों फॉर्मूलों को भी ध्यान न रखते हुए अब जो क्वेश्चंस आएंगे इसमें बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस आ रहे हैं। बेसिक क्वेश्चंस आप जैसे स्फेयर का आ सकता है, एक सर्किल का आ सकता है, या जिस तरह से भी कोई कोन का आ सकता है। अब इसमें देखिए जो क्वेश्चंस आएंगे किस टाइप से आएंगे, क्वेश्चन बहुत ही इजी आते हैं इसमें। बिल्कुल बेसिक चीज, मतलब एक सर्किल लेके सर्किल से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा, या फिर कोई स्फेयर मतलब गोला, कौन, शंकु, और इस टाइप के रेक्टेंगल हो गए, कुछ टाइप इस टाइप के कुछ क्वेश्चन आएंगे, उनको हम देखते हैं किस करते हैं। देखिए आपको ये चीज़ तो बहुत छोटी चीज़ है, सब याद होनी चाहिए कि भाई कि एक स्फेयर मतलब गोले का वॉल्यूम क्या होता है, आयतन क्या होता है, उसका सरफेस एरिया क्या होता है। दूसरा अगर सर्किल का डायमीटर क्या होता है, सॉरी, और उसका एरिया क्या होता है, कोन का एरिया क्या होता है, उसका वॉल्यूम क्या होता है, क्यूब का मतलब घन का, क्यूबॉइड का, घनाभ का, इन सब का आयतन, और जिसका आयतन निकलता है वो उनका आयतन, और साथ में उनका एरिया भी, जो भी टोटल सरफेस एरिया हुआ या कर्व सरफेस एरिया हुआ, जो भी जिसका जो निकलता है वो सारा आपको ये छोटी क्लासों में जो आप लोगों ने पढ़ा होगा 10th क्लास में, सारी चीज़ें याद होनी चाहिए क्योंकि फॉर्मूले के बेस पे ही हम करेंगे। देखिए एक क्वेश्चन के थ्रू मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए क्या है, देखो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, जो फर्स्ट एग्जांपल वो क्या कह रहा है कि एक, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, आप लोग समझना, ध्यान से सुनना। एक गोले के आयतन में परिवर्तन की दर, गोले के आयतन में, ध्यान से सुनना, वर्ड क्या है, किसमें परिवर्तन हो रहा है, आयतन में, वॉल्यूम में। एक स्फेयर है उसके वॉल्यूम में क्या परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन की दर उसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल के सापेक्ष याद कीजिए, उसके कर्व सरफेस एरिया के रिस्पेक्ट में आपको क्या फाइंड करना है, मतलब किसी एक, क्या कह रहा है कि एक स्फेयर दे रखा है गोला, उसके वॉल्यूम में कितना चेंज हो रहा है, उसके आयतन में कितना चेंज हो रहा है, ये किसके रेस्पेक्ट में निकालना है, उसके कर्व सरफेस एरिया पृष्ठीय क्षेत्रफल के रेस्पेक्ट में सापेक्ष निकालना है। यदि गोले की त्रिज्या, अगर गोले की जो रेडियस दे रखी है वो क्या दे रखी है, 2 सेंटीमीटर दे रखी होगी, ठीक है। अब ध्यान रखना कि यहाँ पे दो चीज, गोले का अगर हम फर्स्ट एग्जांपल है ना, ये गोले का आयतन, गोले का
आयतन, मतलब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, गोले का आयतन को हम किससे डिनोट करेंगे, v इक्वल टू क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है गोले का आयतन। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि गोले के आयतन में परिवर्तन की दर उसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल के सापेक्ष निकालना है भाई। तो गोले के में जो परिवर्तन होगा, ध्यान से सोचो, यहाँ पे 4/3 पाई, ये तो कैसा है, कांस्टेंट क्वांटिटी है, वेरिएबल क्या है, आर है। तो गोले का जो भी अगर वॉल्यूम होगा वो किस हिसाब से चेंज होता जाएगा, अगर उसकी रेडियस मतलब उसकी त्रिज्या को अगर हम बढ़ाएंगे तभी उसके गोले का वॉल्यूम बड़ा होगा। तो वॉल्यूम आयतन जो होगा वो बड़ा कब होगा, जब गोले की त्रिज्या ही बढ़ाएंगे तभी ना। बाकी और किसी के सापेक्ष ऐसा तो नहीं कि मैं समय बढ़ाऊंगा तो अगर एक मैंने गोला एक स्फेयर लेके रख लिया और मैं टाइम 1 घंटे की जगह 2 घंटा कर दिया तो गोला बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है ना। अगर मैं उसकी रेडियस बढ़ाता हूँ, उसकी त्रिज्या बढ़ाता हूँ, उस कंडीशन में वो गोला बढ़ता जाएगा, उसका वॉल्यूम बढ़ता जाएगा या एरिया जो भी होगा वो बढ़ता जाएगा। तो यहाँ अगर हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं आयतन की, तो वॉल्यूम किसके रेस्पेक्ट में बढ़ेगा, आर के रेस्पेक्ट में। तो इस कंडीशन से अगर हम dv/dr की वैल्यू निकालें, मतलब आर के रेस्पेक्ट में उसमें कितना चेंज हो रहा है, तो क्या होगा, देखो 4/3 पाई तो वैसे का वैसा रहेगा, इसका आर क्यूब पे क्या होगा 3r²। अब 3 से 3 कैंसिल हो गया, टोटल जो रिजल्ट आ गया क्या आ गया 4πr²। ये कोई समीकरण है, ठीक है। अब आपसे ये कह रहे थे इसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल के सापेक्ष निकालना है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, देखो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल को s से हम डिनोट करेंगे 4πr²। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr²। यहाँ पे भी आप देखो ये चेंज किसके रेस्पेक्ट में होगा, आर के, त्रिज्या बढ़ेगी, रेडियस बढ़ेगा, तभी उसका एरिया जो क्षेत्रफल है वही बढ़ेगा। तो यहाँ पे भी क्या निकालेंगे हम ds/dr, क्या हो जाएगा 4 पाई तो वैसे का वैसे रहा, यहाँ पे क्या आएगा 2r, टोटल कितना हो जाएगा 8πr। ये इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था कि गोले के, एक बार मैं वापस पढ़ के समझा रहा हूँ, गोले के आयतन में परिवर्तन की दर उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के सापेक्ष, मतलब उसके वॉल्यूम में कितना चेंज हो रहा है, ये किसके रेस्पेक्ट में निकालना है, उसके कर्व सरफेस एरिया के रेस्पेक्ट में निकालना है, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया के रेस्पेक्ट में निकालना है, मतलब देखो गोले में परिवर्तन ये हुआ और किसके रेस्पेक्ट में निकालना है, उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के रेस्पेक्ट में निकालना है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो dv/dr और dr/ds ऐसे लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। अब देखो dv/dr की तो वैल्यू क्या है 4πr²। d देखो यहाँ पे हमारे पास किसकी वैल्यू ds/dr की है, यहाँ लिखना किसकी है dr/ds। तो इसको ठीक उल्टा क्या हो जाएगा 1 मतलब 8πr, पाई से पाई कैंसिल हो गया, एक r से r कैंसिल हो गया, यहाँ से क्या हो गया r/2 आ गया रिजल्ट। अब हमें ये लास्ट में कह रहा था कि अगर गोले की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर हो तो r की वैल्यू क्या हो 2 dv/ds। कब, जब r = 2 हो, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, देखो r की वैल्यू अगर मैं 2 रखता हूँ तो 2/2 = 1, तो 1 ये भी किसमें आएगा सेंटीमीटर में आएगा, क्योंकि त्रिज्या क्या दे रखी है हमारे पास सेंटीमीटर में दे रखी है। ये पूरा क्वेश्चन था कि आपसे गोले का आयतन दे रखा था, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा था, और दोनों और पूछ क्या रहा था कि अगर गोले की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर हो तो उस कंडीशन में आप निकालो कि गोले के आयतन में पृष्ठीय क्षेत्रफल के सापेक्ष कितना परिवर्तन हुआ। ये टोटल कंडीशन हुआ। देख लो एक बार, समझ लो, नोट कर लो आप लोग। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं, इसके सेकंड एग्जांपल पे। जो सेकंड एग्जांपल दे रखा है उसको मैं पढ़ता हूँ। क्या कह रहा है, एक 10 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी हुई है,
जैसे जैसे बोल रहा हूँ उसके हिसाब से। ये सपोज कोई दीवार है 10 मीटर लंबी, ये कोई सीढ़ी है, वो दीवार के सारे झुकी हुई है, ठीक है। यदि इसके नाम भी ले लो A B C, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्या है 10 मीटर, ठीक है। अब कह रहा है यदि सीढ़ी के पांव को 1.2 मीटर पर सेकेंड की दर से जमीन के सहारे दूर खींचा जाता है। जैसे ये जो सीढ़ी है, ये वाली एसी जो सीढ़ी है, इसको क्या करते हैं धीरे धीरे पकड़ के नीचे से और ऐसे से घिसकाते हैं। अब सोचो ये जो सिचुएशन हो रही है, अगर इस नीचे वाले इस सिरे को आगे की तरफ खींचेंगे तो ये ऊपर वाला सिरा कहाँ जाएगा, नीचे। आप लोग कभी भी सीढ़ी को देखो, सीढ़ी ये कुछ इस सिचुएशन में दीवार पे लगी रहती है, इस सिचुएशन में। तो जैसे जैसे सीढ़ी पीछे खिसकेगी तो ये कहाँ आता जाएगा, धीरे 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 नीचे की तरफ आता जाएगा, ठीक है। तो ये जो उसको खींच रहे हैं वो किस रेट से खींच रहे हैं, 1.2 मीटर पर सेकेंड के दर से जमीन के सहारे दूर खींचा जाता है। तो तब यह ज्ञात कीजिए कि सीढ़ी का ऊपरी सिरा किस गति से दीवार पर नीचे की ओर फिसल रहा है, जबकि सीढ़ी का पांव दीवार से 6 मीटर दूरी पे है। मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपको दे रही है 6 मीटर, ठीक है। अब देखिए एक स्टार्टिंग में हम मान लेते हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हम क्या ले लें, y ले लेते हैं, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस एक बार x ले लेते हैं, ठीक है। तो इसके हिसाब से हमारे पास एक पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से, इसको लिख लो आप लोग, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होगी हमारे पास, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। मतलब AB स्क्वायर क्या है हमारे पास, चलो इसको इस तरीके से लिख लेंगे, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर। ये कोई एक इक्वेशन बन गई हमारे पास, ठीक है। साथ में कंडीशन क्या दे रखी है आपके पास, दिया क्या है, ध्यान से देखो। एक चीज और दे रखी है क्या, कि ये जो सीढ़ी के नीचे वाला हिस्सा है उसको जो इधर खींच रहे हैं, किस रेट से खींच रहे हैं, तो 1.2 मीटर पर सेकेंड की दर से। तो ये जो इधर से अगर आप सीढ़ी आगे खींचेंगे तो परिवर्तन किसमें होगा, x में चेंज होगा। तो x में चेंज, ध्यान सोचो, उसमें परिवर्तन की दर क्या दे रखी, 1.2 मीटर पर सेकेंड। मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है उसके सीढ़ी के जो नीचे वाला हिस्सा है वो भी दूर होता जा रहा है। यहाँ टाइम के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, तो गिवन क्या है हमारे पास, dx/dt। मतलब x में t के सापेक्ष जो परिवर्तन दिया है वो क्या है, 1.2 मीटर पर सेकेंड दे रखा है, ठीक है। दूसरी चीज अब क्या कह रहा है कि अब ये पूछ रहा है कि इसमें कितना चेंज होगा, y में कितना चेंज होगा टाइम के रेस्पेक्ट में। इसका थोड़ा आप डिफरेंशिएशन करो तो देखो क्या आएगा, 2x t के रेस्पेक्ट में कर रहा है, 2x dx/dt प्लस 2y dy/dt, और यहाँ पे 0 हो जाएगा, क्योंकि 10 का तो क्या होगा 0 हो गया। 2 दोनों आ रहा है, दो इधर भेज दो, x dx/dt प्लस y dy/dt इक्वल टू 0। x की वैल्यू कितनी है 6 मीटर, dx/dt की वैल्यू क्या है 1.2 मीटर, प्लस y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू हमारे पास अभी नहीं गिवन है। आप अगर y की वैल्यू निकालते हो तो ध्यान से देखो, AB स्क्वायर, AB इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना होगा 100 माइनस 36, टोटल कितना होगा अंडर रूट ऑफ 64 मतलब AB इक्वल टू 8 मीटर। ये आएगा ना, ये AB की लेंथ क्या आ जाएगी, यहाँ से यहाँ तक 8 मीटर आ जाएगी, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम से आप लोग निकाल सकते हैं, तो छोटी चीज है। तो AB की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी, y की वैल्यू कितनी आएगी 8 इंटू dy/dt इक्वल टू 0। देखो उसको आगे सॉल्व करोगे कितना गया 7.2 प्लस 8 dy/dt इक्वल टू 0, 8 dy/dt इक्वल टू माइनस 7.2, 8 से डिवाइड करो
dy अपॉन dt इक्वल टू क्या होगा माइनस 72 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 8 आएगा। अब कैंसिल आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये 9 बार, तो टोटल रिजल्ट क्या है माइनस 0.9 और ये dy अपॉन dt मीटर पर सेकेंड। मतलब उसके जो y कोऑर्डिनेट है या y लेंथ जो है, ये वाली लेंथ AB लेंथ है, इस AB लेंथ में जो चेंज हो रहा है वो क्या आ रहा है 0.9 मीटर पर सेकेंड। और माइनस लग रहा है तो माइनस भी थोड़ा सोचो, आप ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये रिजल्ट किस में आया, इसलिए ये माइनस में भी रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एक बार आप लोग देख लें। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, देखिए वो भी बहुत सिंपल से दे रहा है। क्या कह रहा है, ध्यान से समझना। एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। मतलब एक जो क्यूब है उसका जो वॉल्यूम है वो 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की रेट से क्या हो रहा है, वो चेंज होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। ठीक है, यदि उसके कोर की लंबाई, कोर मतलब जो उसकी जो साइड होती है, ठीक है, कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो, तब ज्ञात कीजिए इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से, पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा। ध्यान से देखो, घन का आयतन क्या दे रखा है, घन का आयतन जो बढ़ रहा है वो किस हिसाब से दे रखा है 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। पर सेकेंड का मतलब सेकेंड किसकी यूनिट होगी हमारे पास, टाइम की, तो टाइम के रेस्पेक्ट में ये चेंज हो रहा है। तो पहले थर्ड क्वेश्चन क्या है कि अगर घन का आयतन निकालते हैं, घन का आयतन V इक्वल टू वॉल्यूम क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है हमारे पास x क्यूब, भुजा क्यूब ही तो होता है, भुजा में x मान लेते हैं, x क्यूब ले लेते हैं। ठीक है, और घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल S इक्वल टू क्या होता है हमारे पास 6, क्या होता है 6x स्क्वायर, 6 इंटू भुजा स्क्वायर होता है 6x स्क्वायर हो गया। अब आपसे एक कंडीशन दे रही है कि उसके वॉल्यूम में चेंज कितना हो रहा है, वॉल्यूम में चेंज मतलब dv अपॉन dt, क्या ध्यान मैंने क्या बताया कि 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड हो रहा है, मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में हो रहा है। तो गिवन क्या है हमारे पास, दिया क्या है कि dv अपॉन dt इक्वल टू देगा 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड देगा। ठीक है, अब dv अपॉन dt वैसे क्या निकलेगा, dv अपॉन dt की अगर वैल्यू निकालूं मैं, dv अपॉन dt इक्वल टू क्या होगा 3x स्क्वायर, इससे dv अपॉन dt की वैल्यू क्या आएगी 3 एक सेकंड, टाइम के रेस्पेक्ट होती है निकलेगा हमारे पास। बट हमें अब ये क्या कह रहा है कि फाइंड क्या करना है कि यदि इसकी कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो तब ज्ञात कीजिए कि इसकी पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। पृष्ठ का क्षेत्रफल जो बढ़ेगा मतलब चेंज किस में होगा, x में होगा, किस दर से बढ़ रहा है, तब हमें क्या निकालना होगा, आप इसको dv अपॉन dt ना निकाल के एक बार dv अपॉन dx निकालें, क्योंकि चेंज dv अपॉन dx, dv अपॉन dx क्या होगा dv अपॉन dx और dx अपॉन dt। इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ या फिर इस तरीके से भी नहीं लिखना चाहो तो आप इस तरीके से देखो, x के रेस्पेक्ट में निकालना है ना dv अपॉन dx को, तो सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, dv अपॉन dt निकालना था। ठीक है, एक बार वो समझ लेना, dv अपॉन dt निकालना था, तो इसका क्या होगा
3x²। ये तो किसका निकल गया, इसका। लेकिन हमें किसके एस्पेक्ट में करना है, t के एस्पेक्ट में, तो t के एस्पेक्ट में क्या होगा, dx/dt। ये हो सकता है। अब आप आपसे dx/dt की अगर वैल्यू निकाले, यहाँ पे dx/dt की अपन वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। देखो इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू dv/dt की वैल्यू क्या है, 9। तो आप लिख सकते हो 9 = 3x² dx/dt। अब यहाँ से मैं dx/dt की वैल्यू निकालता हूँ। dx/dt इक्वल टू कितना होगा, 3 से 9 कैंसिल हो गया, 3/x²। ये रिजल्ट आ गया dx/dt। आपसे फाइंड क्या पूछ क्या रहा है कि उसके पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, मतलब आपसे ds/dt निकलवा रहा है। क्षेत्रफल ये टाइम के एस्पेक्ट में किस तरीके से बढ़ेगा, तो इसका अगर डिफरेंशिएशन करेंगे t के एस्पेक्ट में तो कितना होगा, 6 दूनी 12x और dx/dt। तो टोटल रिजल्ट क्या होगा, 12x और dx/dt की वैल्यू कितनी दे रखी, 3/x²। टोटल अगर इसको काउंट करेंगे 12 बराबर 36/x, ये आ गया हमारे पास ds/dt। और ds/dt की वैल्यू कब निकालनी है, जब आपके पास x = 10 सेंटीमीटर दे रखा होगा। उसमें दे रखा है कि उसकी कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो। उस कंडीशन में इसकी वैल्यू क्या होगी, 36/10 = ds/dt। उस कंडीशन में क्या निकलेगा, 3.6 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब ध्यान से देखो इसका सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। एक चीज और मैं इसमें समझाना चाहूंगा कि ये जो लास्ट में यूनिट लिखना है, ये यूनिट इस पे बहुत ध्यान रखना है। यहाँ पे क्या है, सेंटीमीटर के ऊपर सेकंड है। क्यों, क्योंकि उसके वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, इसलिए सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड लगा रखा है। यहाँ पे मैं सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यों लगाया, क्योंकि उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन हो रहा है। एरिया में अगर परिवर्तन होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर या किलोमीटर स्क्वायर जो भी गिवन होगा स्क्वायर की फॉर्म में चलेगा। वॉल्यूम में अगर दिया होगा तो आप हमेशा किस फॉर्म में लगाओगे, क्यूब की फॉर्म में, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब या किलोमीटर क्यूब जो भी होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था कि एक घन का वॉल्यूम दे रखा, मतलब घन के वॉल्यूम में जो चेंज हो रहा है वो 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड हो रहा था। आपको उसके सरफेस में पृष्ठीय क्षेत्रफल के मतलब जो कर्व सरफेस एरिया है, उस कर्व सरफेस एरिया है उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन देखना, मतलब उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन देखना था। किसके, टाइम के रेस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पे सेकंड सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड चल रहा था। कब निकालना था, जब आपके पास कोर की लंबाई, मतलब उसकी साइड जो है उसकी लंबाई कितनी दे रखी थी, 10 सेंटीमीटर दे रखी थी। तो मैंने ये कंडीशन आपको फाइंड की। ठीक है, अब आप सोचोगे एक बार, ये दिमाग में सोचना कि ये सारे रिमाइंड क्यों निकालते हैं, क्योंकि अगर आपको dv/dt गिवन है और dx/dt निकालना था, dx/dt ये निकलेगा 12x dx/dt। अब आपके पास 12x तो चलो हमारे पास मालूम है, ये dx/dt की वैल्यू कहीं ना कहीं से हमें निकालनी पड़ेगी। तो ये पूरा जो प्रोसेस करना पड़ेगा, ये किसके लिए करना पड़ेगा, हमें सिर्फ dx/dt फाइंड करने के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 3 कंप्लीट हुआ। एक बार नोट कर लें आप लोग, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बोलो, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो एग्जांपल नंबर 4 है, देखो वो क्या कह रहे हैं, एक गोल बुलबुले से आप ये समझना कि एक कोई गोले की बात कर रहा है, स्फीयर। गोल बुलबुले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। यदि बुलबुले की त्रिज्या, मतलब उस गोले की जो रेडियस हो अगर 6 सेंटीमीटर हो, तो उस कंडीशन में आपको ये फाइंड करना है कि उसके वॉल्यूम में कितना चेंज, या मतलब वॉल्यूम किस रेट से बढ़ रहा है। ठीक है, ये फाइंड करना है।
इसमें मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहा है गोले की, और वॉल्यूम मतलब आयतन की भी बात कर रहा है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये एग्जांपल नंबर 4 है। एग्जांपल नंबर 4 ये गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल S इक्वल टू कितना होता है हमारे पास 4 पाई r स्क्वायर, ये होता है। अब इसमें आपके पास दे रखा है कि अगर गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड है, इसका मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में क्या है, तो मतलब आपके पास गिवन क्या है, ds अपॉन dt इक्वल टू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये दे रखा है। ये हमारे पास क्या है, गिवन है। अब आपसे उसके वॉल्यूम में चेंज पूछ रहा है, ठीक है। वॉल्यूम में चेंज क्या पूछ रहा है, ध्यान से देखो। आपसे गोले का आयतन कितना होता है, यहाँ पे लिख लें, गोले का आयतन V इक्वल टू क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब। अब गोले के आयतन में जो चेंज होगा एक बार यहाँ समझना, dv अपॉन dt निकालते हैं तो क्या होगा 4/3 पाई, और r क्यूब का क्या होगा 3r स्क्वायर और dr अपॉन dt। यहाँ पे इन सब की तो वैल्यू हमें मालूम है क्योंकि r की वैल्यू उसने दे रखी है 6 सेंटीमीटर। dr अपॉन dt निकालना है, dr अपॉन dt निकालना होगा। dr अपॉन dt किससे निकल सकता है आपके पास, कहीं यहीं से निकलना होगा, ds अपॉन मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल से। तो देखो ये ds अपॉन dt आ गया। अब अगर हम ds अपॉन dr निकालते हैं, या फिर आप ds अपॉन dt निकाल के देखो, ds अपॉन dt की अगर वैल्यू निकालोगे, इसका डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में करोगे तो क्या होगा 4 पाई और r स्क्वायर का 2r और r का dr अपॉन dt। ds अपॉन dt की वैल्यू कितनी देगी 2 इंटू 4 इंटू 2 कितना होगा 8 पाई r और dr अपॉन dt। यहाँ से आप dr अपॉन dt की वैल्यू निकालो। dr अपॉन dt की वैल्यू क्या होगी 1 अपॉन 4 पाई r, ये 2 से कैंसिल करेंगे तो 4 आ गया, और ये नीचे गया तो 1 अपॉन 4 पाई r आ गया। ये dr अपॉन dt की वैल्यू आ गई। अब आपको dv अपॉन dt की वैल्यू ये आएगी। अब देखो dv अपॉन dt 4/3 इंटू, चलो 3 से 3 कैंसिल भी हो गया वैसे तो क्या हो गया 4 पाई r स्क्वायर, और dr अपॉन dt की वैल्यू हमने निकाल ली क्या 1 अपॉन 4 पाई r। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, dv अपॉन dt इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास r आ गया। ठीक है, टाइम के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है ना। अब आपसे ये कह रहा है कि dv अपॉन dt निकालना कब है, जब r इक्वल टू कितना होगा 6 सेंटीमीटर। तो ध्यान से देखो r इक्वल टू क्या आएगा 6 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। यहाँ देखो सेंटीमीटर क्यूब लिखा है क्योंकि वॉल्यूम में टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। आपको ये ध्यान रखना कि जो वैल्यू जिसको फाइंड करवा रहा है, मतलब ये इसमें इस चीज को फाइंड करवा रहा था, आप पहले इसको निकाल के साइड में रख लो अलग से, जिसके टाइम के रेस्पेक्ट में या रेडियस के रेस्पेक्ट में। अब उसमें देखो कि कौन कौन सी वैल्यू हमें फाइंड करनी। dr अपॉन dt फाइंड करना था, तो dr अपॉन dt के लिए एक कंडीशन और दे रखी होगी, उस कंडीशन से आप dr अपॉन dt की वैल्यू निकालो, वो वैल्यू यहाँ पे उठा के पुट करो और आंसर आपके सामने रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 था। नोट करने पर फिर क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अगला जो क्वेश्चन दे रखा है वो क्या दे रखा है, यदि किसी आयत की लंबाई 3 सेंटीमीटर पर मीटर, सॉरी 3 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है। ध्यान रहो कि आयत, मान लो हम क्या मान लेते हैं कि आयत की लंबाई, माना आयत की लंबाई ये
फिफ्थ एग्जाम्पल है, लंबाई हम ले लेते हैं x और चौड़ाई जो ले लेते हैं हम, लेंथ क्या ले ली हमने x ले लिया और विड्थ क्या ले ली हमने y ले ली, ठीक है, x मीटर और ये y मीटर, ठीक है। अब कह रहा है कि इसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है, मतलब आपके पास जो dx अपॉन dt दे रखा है वो क्या दे रखा है, -3 सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है। और उसकी जो चौड़ाई है y वो 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रही है, मतलब dy अपॉन dt वो क्या दे रखा है, 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से वो बढ़ रही है। ध्यान से देखो, यहाँ माइनस लगाया क्योंकि ये घट रही है और ये इसमें प्लस लगाया क्योंकि ये बढ़ रही है, ठीक है। जब x बराबर 12 सेंटीमीटर और y इक्वल टू 6 सेंटीमीटर हो तब आयत का परिमाप तथा क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। अब ध्यान से देखो, आयत का परिमाप क्या होता है हमारे पास, आयत का परिमाप जो होगा पैरामीटर को हम किससे डिनोट कर लें, पैरामीटर को p से डिनोट कर लेते हैं। p इक्वल टू क्या होता है, 2 इंटू लेंथ मतलब x प्लस y, ये पैरामीटर होगा। अब इस पैरामीटर में जो परिवर्तन होगा dp अपॉन dt के रेस्पेक्ट में, तो क्या होगा 2dx अपॉन dt प्लस dy अपॉन dt। ध्यान से देखो dp, अब इस दोनों की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 2, dx अपॉन dt की वैल्यू कितनी दे रखी है, -3 प्लस 2, टोटल क्या रिजल्ट आएगा, -2 और क्या होगा सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है। ये dp अपॉन dt की वैल्यू आ जाएगी, मतलब उसके पैरामीटर में जो टाइम के रेस्पेक्ट में जो चेंज होगा वो क्या होगा, -2 सेंटीमीटर पर मिनट चेंज होगा। अब उसका जो वॉल्यूम होता है, सॉरी जो आयतन होता है, सॉरी एरिया की बात कर रहा हूँ, तो जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है आयत का, लंबाई इंटू चौड़ाई x इंटू वाई, तो dA एरिया को हमने a से डिनोट किया, dA अपॉन dt इक्वल टू क्या होगा, x को ड्रॉप किया, y क्या करेंगे तो dy अपॉन dt प्लस y को ड्रॉप करेंगे तो क्या होगा dx अपॉन dt। अब आपके पास x की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने 12 सेंटीमीटर और y की वैल्यू 6 सेंटीमीटर, तो x की वैल्यू आप रखो 12, dy अपॉन dt की वैल्यू कितनी हमारे पास है 2 प्लस y की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6 और dx अपॉन dt की वैल्यू -3, तो टोटल कितना हो गया 24 माइनस 18 कितना होगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट होगा, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं एरिया में कितना परिवर्तन हो रहा है टाइम का रेस्पेक्ट में, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर लगाया मैंने, सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ये तो हो गया। एक एग्जांपल नंबर जो 6 है वो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसको ध्यान से एग्जांपल नंबर अब 6 करते हैं। देखिए एग्जांपल नंबर 6 में क्या दे रखा है कि मैं पहले क्वेश्चन पढ़ता हूँ, देखिए कि शंकु की एक आकृति, मतलब एक कौन दे रखा है, शंकु की आकृति के कीप समझते हो, जैसे कई कीप वो जिसमें जैसे आप लोग कभी देखने जाते हैं तेल और लेने जाते हैं तो एक कौन की शेप में रहता है, उसमें ऐसे तेल डालते हैं तो ऐसे नीचे से तेल निकलता रहता है, ठीक है। एक कीप के आधार में शीर्ष पर सूक्ष्म छिद्र से 4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की एक समान दर से पानी बूंद बूंद टपक रहा है, ठीक है। यह पानी के शंकु की तिर्यक ऊंचाई घटने की दर ज्ञात करो, जबकि पानी की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर हो तथा कीप के ऊर्ध्वाधर अर्धशीर्ष कोण 60 डिग्री का। ध्यान से देखो एग्जांपल नंबर 6 क्या है, पहले तो हम इसका डायग्राम बना के मैं समझाता हूँ। क्या दे रखा है, एक कीप दे रखा है, ठीक है। ठीक है, ये तो इसको आप नाम ले लो A B C और ये D मान लो, ठीक है। यहाँ क्या बनेगा 90 डिग्री बनेगा। ये एंगल दे रखा है आपके पास 60 डिग्री, ये इसकी क्या होगी स्लैंट हाइट, जो तिर्यक ऊंचाई जैसे L डिनोट करते हैं, ये इसकी जो हाइट होगी यहाँ से यहाँ तक, ये क्या हो गया H हो गया, ठीक है।
अब ध्यान से देखिए कि ये जो ट्रायंगल है कौन सा, बी, इसको ऐसे लिख लो, ट्रायंगल सी डी बी, ये जो एंगल है सी डी बी, ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब एक समकोण त्रिभुज है। राइट एंगल ट्रायंगल सी डी ई में ध्यान से देखना, ये 90 डिग्री है, ये अगर ये थीटा है तो ये क्या होगा, इसके ठीक सामने परपेंडिकुलर होगा, जो भी यहाँ पे एंगल होता है राइट समकोण त्रिभुज में, अगर ये थीटा है तो इसके सामने वाला है ये परपेंडिकुलर मतलब लंब होगा, और ये क्या होगा, आधार मतलब, ठीक है, बेस। तो यहां से अगर मैं किसकी वैल्यू निकालूं, साइन थीटा मतलब साइन 60 डिग्री की अगर वैल्यू निकालूंगा तो क्या लिखूंगा मैं, साइन 60 डिग्री बराबर क्या होता है, अगर साइन 60 डिग्री बराबर क्या होगा, लंब बटा कर्ण, लंब क्या है हमारे पास, डीसी, डीसी अपॉन बीसी, ठीक है। डीसी क्या है, यहां से यहां तक, ये भी ध्यान लो, ये एक रेडियस है, तो साइन 60 डिग्री बराबर डीसी की वैल्यू क्या है, आर और अपॉन एल। यहां से अगर आप आर की वैल्यू निकालेंगे रेडियस की, आर इक्वल टू, तो क्या होगा, एल इंटू साइन 60 डिग्री, मतलब साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, तो कितनी होगी, √3/2 एल, ये क्या आ गया हमारे पास, रेडियस आ गया, ठीक है। अब cos 60 डिग्री की वैल्यू निकालें, cos 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, बेस मतलब BD अपॉन BC, cos 60 डिग्री, BD की वैल्यू क्या है, H अपॉन L, यहां से अगर H की वैल्यू निकालोगे तो L cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, तो क्या होगा, L/2 आ जाएगी इसकी क्या, हाइट, ठीक है। अब उसकी तिर्यक ऊंचाई में परिवर्तन, तिर्यक ऊंचाई घटने की दर, अब क्या कर रहा था, इस कीप में क्या रखा है, पानी रखा है, ठीक है, इसमें पानी ऐसा भरा हुआ है, नीचे क्या है, छेद कर दिया है, छेद करने से धीरे धीरे पानी अगर आता जा रहा है तो धीरे धीरे जो ये हाइट है, पानी का जो लेवल है वो भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है, तो इसकी जो स्लैंट हाइट, इसकी जो तिर्यक ऊंचाई है, उसमें मतलब जहां तक भी पानी है, वो पानी किस रेट से कम होता जा रहा है, वो हमें फाइंड करना है। मतलब पानी है, पानी किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, तो लिक्विड फॉर्म में अगर है तो इसका हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ कौन, शंकु का आयतन, शंकु का जो आयतन होता है, आयतन V इक्वल टू क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h हो गया, तो देखो r की वैल्यू हमारे पास है, h की वैल्यू भी हमारे पास है, तो v इक्वल टू क्या हो गया, 1/3 पाई, r की वैल्यू कितनी है हमारे पास, √3/2 l, और इसका स्क्वायर, h की वैल्यू कितनी है हमारे पास, l/2, टोटल क्या हो गया हमारे पास वॉल्यूम, देखो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, पाई ये रहा, l स्क्वायर ये रहा, एल स्क्वायर ना के एल स्क्वायर, और ये एल क्यूब, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 अपॉन 8, ये आएगा ना, देख लो, पाई ये रहा, एल क्यूब ये रहा, √3 से तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इसका स्क्वायर है, और 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 8 आ गया, ये वॉल्यूम आ गया। अब हमें क्या निकालना है, डीवी, और क्या क्या दे रखा है कि, एक सेकेंड और मैं पढ़ के बताता हूँ कि सूक्ष्म क्षेत्र से 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से पानी बूंद बूंद नीचे टपक रहा है, मतलब आपके पास dv अपॉन dt की वैल्यू जो दे रखी है वो 4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड दे रखा है, मतलब घट रहा है, नीचे की तरफ लेवल आ रहा है, तो क्या लगाएंगे हम, हमारे पास गिवन क्या है, dv अपॉन dt इक्वल टू -4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। अब dv अपॉन dt की वैल्यू अगर निकालोगे आप, dv अपॉन dt की वैल्यू अगर यहाँ से निकालो तो पाई/8, तो ये रहा, L का क्या रखेंगे, 3L स्क्वायर इंटू DL अपॉन dt। अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, DL अपॉन dt की, तेज ऊंचाई में कितना परिवर्तन हो रहा है ये निकालना है, तो देखो dv अपॉन dt की वैल्यू -4 इक्वल टू पाई/8, 3L की वैल्यू आपके पास दे रखी है, L इक्वल टू कितना दे रखा है आपके पास, L इक्वल टू 4 सेंटीमीटर दे रखा है, इंटू
एल स्क्वायर है मतलब 4 का स्क्वायर 16 इंटू डी एल अपॉन डी टी। अब देखो इन सबको उधर ले लो, इन सबको उधर ले सकते हैं कि नहीं ले सकते अपन? तो कितना हो गया -32 अपॉन पाई इंटू 48, ये आ गया इक्वल टू डी एल अपॉन डी टी। तो जो डी एल अपॉन डी टी की वैल्यू आई वो कितनी आएगी अगर कैंसिल करें तो -2/3 पाई, ये आ गया। और अगर आप पाई या तो इसी फॉर्म में रहने दें, इसको इसी फॉर्म में रहने दें, सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब सेंटीमीटर पर सेकेंड ही क्यों लिखा मैंने, क्योंकि लेंथ जो होगी वो किस एक यूनिट डिजिट में आता है, मतलब उसकी जो यूनिट आती है वो सेंटीमीटर, मीटर या किलोमीटर की फॉर्म में आता है। तो मतलब आपसे पूछा क्या था कि उसकी जो स्लैंट हाइट है मतलब तिर्यक ऊंचाई है, उसमें परिवर्तन टाइम के रेस्पेक्ट में तिर्यक ऊंचाई अगर एल लिया तो उसमें परिवर्तन क्या होगा, डी एल अपॉन डी टी होगा। वॉल्यूम होता है और 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हमारे पास यहाँ पे आर भी नहीं था गिवन, आर भी गिवन नहीं था और एच भी गिवन नहीं था। आर और एच पहले तो हमने इस मेथड से आर और एच निकाला, फिर उन दोनों की वैल्यू रख दी है और डी एल अपॉन डी टी करके हमने प्रोसेस किया। क्वेश्चन नोट कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैंने आज इस वीडियो में मैं आज इतना ही रखूंगा। इस वीडियो में इसके 8.1 एक्सरसाइज के एग्जांपल्स मैंने कराए हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको इस 8.1 एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन है उस सारे क्वेश्चन पे हम डिस्कस करेंगे। अभी तक जितना भी मैंने पढ़ा है एक बार इसमें समझ लें। इसमें अगर किसी क्वेश्चन में कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि किस क्वेश्चन में किस स्टेप में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। और आप पहले इन जितने भी 6 एग्जाम्पल्स मैंने कराए हैं, 6 एग्जाम्पल, सभी एग्जाम्पल को ध्यान से करें। अगर ये आप लोगों को ये सारी चीज़ें आने लगेंगी तो इसके एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन होंगे वो भी आप इजी वे में समझ जाएंगे। आप लोग बस ध्यान रहे क्वेश्चन को, इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। वो क्वेश्चन क्या है, उस क्वेश्चन को आपने एक बार पढ़ लिया, हाँ ऐसा नहीं समझ में आएगा, उसको बार बार आप पढ़ के देखना एक एक लाइन को, फिर आपको समझ में आएगा कि इसमें क्या फाइंड करवा रहा है हमसे। ठीक है, ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।